चांस है, लक बाय चांस है, या फिर पॉलिटिक्स आपने पूरा प्लान्ड कराई? नहीं, प्लान कुछ नहीं था, तो लक बाय चांस कह सकते हैं। उड़ान एक दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम होता था, वो अपने एम्बिशन को पूरा करती है, आईपीएस बनना चाहती है वो। और एक आजकल जो हम रोल बनाया हुआ है महिलाओं का टेलीविजन पे कि या तो वो ईविल सास है या ईविल ननद है या ईविल जेठानी है। जल्दबाजी हुई अलायंस तोड़ने की? अगर वार्तालाप संवाद होता तो शायद नहीं टूटता। जो अपने देश को धोखा दे सकते हैं। एक ठाकरे एक स्टाइलिज्म है, तो महाराष्ट्र मुंबई के अंदर ठाकरे जो हैं वो किसी की सुनते नहीं हैं, उनमें एक स्टाइल है कि संजय निरुपम का शिवसेना से क्या 36 का आंकड़ा है, मतलब वो काफ़ी कुछ बोल रहे हैं आजकल। और जिस थाली में खाते हैं छेद करते हैं। बाला साहब ठाकरे ने एक बात बोली थी, उन्होंने बोला हाथ नहीं मेरा पैर है बाबरी मस्जिद तोड़ने में, लेकिन उद्धव ठाकरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। आई एम सो हैप्पी आपने ये सवाल पूछा, मैं बड़ी खुश हूँ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग विद अमिश। और मेरे साथ आज के पॉडकास्ट के एडिशन में एक बेहद खास मेहमान है। वैसे तो ये राजनीति के साथ जुड़ी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत बड़ी सोशल इन्फ्लुएंसर भी रह चुकी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शिवसेना पार्टी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, आपका अभिनंदन है। आपका परिवार मथुरा में है और आप मराठी मानुष हैं, तो कैसे हो गया ये सब कुछ? एक्चुअली मेरा परिवार मथुरा में नहीं है जी। मेरे मम्मी पापा काफ़ी साल पहले मुंबई आ गए थे। मेरी भी आई वाज मतलब बॉर्न एंड मथुरा ब्रॉट का अप देयर। परिवार हाँ, वहाँ से माइग्रेट हुए जी। ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे उस समय पे कम थी। पापा यहाँ पर आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। हमारा परिवार यहीं पे मुंबई में ही पला बड़ा है, तो आई थिंक हम सभी अब मुंबई कर हैं। हमारे पापा ने इतने साल पहले छोड़ा हुआ है मथुरा, पर हाँ, लगाव है, जुड़ाव है जी। तो पर हमारा पूरा परिवार मथुरा की और अब मराठी मानुष। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मथुरा जब आप जाती हैं तो कहते हैं बांके बिहारी का सबसे बड़ा धाम है वो, सो सुकून मिलता है बहुत बहुत। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जब मैं इस टाइम वहाँ पे मैंने एक मंदिर का रेनोवेशन कराया था, तो मैंने आदित्य जी को बताया था कि आदित्य जी ये मैंने किया है, मैं चाहती हूँ कि आपके हाथों से उसका इनॉग्रेशन हो, क्योंकि हमारा पार्टी का भी और जो मैं भी खुद हूँ, मैं मुंबई में काम करती हूँ, पर मुझे लगा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है जो प्राचीन मंदिर हैं जो टूट रहे हैं, जो जिनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, अनफॉर्चुनेटली ये CSR के दायरे में नहीं आते हैं। तो CSR के दायरे में ना आने से काफ़ी ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनको जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। काफ़ी कॉर्पोरेट कंपनीज चाहती हैं कि सपोर्ट करें, पर नहीं हो पाता है। तो ये मैंने मिनिस्ट्री फाइनेंस को भी लिखा था और कल्चरल मिनिस्ट्री को भी लिखा था कि आपको उसको दायरे में लाना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा सुझाव है जी। मैंने कहा हुआ है, पर उसका कोई जवाब नहीं आया है, ना कुछ उस पर काम किया गया है। हो सकता है सरकार इस बार आप लोगों की आ जाए तो फिर आप करिए। बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल करूंगी, ये मेरा वादा है। तो आदित्य जी ने बिल्कुल हाँ कहा। फिर आदित्य जी वहाँ मथुरा आए, हम उनको बांके बिहारी भी लेकर गए, उनकी मदर भी साथ में थी, तो बहुत अच्छा लगा। और जब भी जाती हूँ बांके बिहारी के दर्शन तो ज़रूर करती हूँ। जी। मैं ठाकरे फैमिली के ऊपर आऊँगा, लेकिन आपकी शुरुआत की बात कर लेते हैं कि आपने अपने करियर की शुरुआत मीडिया और PR इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से करी। उसके बाद पॉलिटिक्स में आना कैसे हो गया? आप तो कॉलम्स लिखती थी, सोशल मीडिया में आपकी अच्छी प्रेजेंस थी, तो ये पॉलिटिक्स बाय चांस है, लक बाय चांस है, या फिर पॉलिटिक्स आपने पूरा प्लान्ड कराई? नहीं, प्लान कुछ नहीं था, तो लक बाय चांस कह सकते हैं, या एक अपॉर्चुनिटी उस समय पे आई जहाँ पे, और उस समय पे मेरा भी जो फीलिंग थी, सेंटिमेंट था 26/11 के बाद, जब 26/11 के अटैक्स हुए थे मुंबई पर, तो एज अ मुंबईकर, सिंस आई लव द सिटी सो मच, और मुझे लगा कि सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्कनेक्टेड टू द रियलिटी, कि हम लोग अपना टैक्स पे कर देते हैं, हम ये कह देते हैं हम डिसइंटरेस्टेड हैं, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हम 5 साल में एक बार जाकर वोट कराते हैं, उसके बाद हम अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि वो सरकार को दोष दें, इसको दोष दें, उसको दोष दें। तो वहीं से शुरुआत हुई थी सोच की कि हमें खुद को ही इसमें कूदना पड़ेगा, इसमें सक्रिय भाग लेना पड़ेगा, वरना हम बार बार दोष देते रहेंगे और कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। उसी समय पर कांग्रेस पार्टी के में उस समय युवा कांग्रेस को हेड कर रहे थे राहुल गांधी जी। उन्होंने एक नई मुहिम शुरू की थी कि जो लोग राजनीति से नहीं हैं पर राजनीति से जुड़ना चाहते हैं वो इसमें शामिल हों कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी से मेरा बचपन से ही मैंने देखा था, पापा का काफ़ी कांग्रेस माइंडेड थे, तो मैंने कहा कि कहाँ कोई लेता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बगैर कोई पारिवारिक
यू नो कोई परिवार से हो, कोई आपको मेंटोर कर रहा हो, वरना कौन देता है अपॉर्चुनिटीज़। तो उससे शुरुआत वहाँ हुई। से आपकी वहाँ से जी, आपकी जी। एंट्री हो गई। अच्छा, जब आपने बोला अपने फैमिली में, जब जब व्हेन यू ब्रोक द न्यूज़ कि पॉलिटिक्स में जा रही हूँ मैं, तो यूपी के पॉलिटिशियंस की तो बड़ी मतलब जो इमेज है, मतलब आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट बड़े सारे पॉलिटिशियंस भी देखेंगे, लेकिन एक इमेज थी, वो गन रखना, वो इतने सारे लोगों के साथ चलना, तो यूपी के पॉलिटिशियंस की तो एक ऐसी इमेज होती है, और ऐसा महाराष्ट्र में भी पॉलिटिशियंस की एक ऐसी इमेज है कि थोड़ा दबंग टाइप के रहते हैं। बोला, प्रियंका बेटा तुम कैसे कर पाओगी, तुम इतनी भोली भाली लगती हो, सीधी सादी लगती हो, हाउ यू विल डू इट। तो व्हाट, व्हेन यू ब्रोक द न्यूज़, व्हाट हैपेंड एक्चुअली? देखिए, बहुत रेयर होता है कि बच्चों के बाद 2 बच्चे थे, छोटे थे उम्र में भी, और मैंने राजनीति में प्लंज लिया। कोई फैमिली थी नहीं जुड़ी हुई राजनीति में। तो पापा कहीं ना कहीं ठीक थे, पापा खुश थे कि चलिए, उनके मन में हमेशा था, राजनीति से जुड़ाव बहुत था, तो वो खुश थे। पर मेरे जो इन लॉज थे, एक तो पार्टी की चॉइस और ऊपर से राजनीति, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ें देखी, इतना ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट है राजनीति में और सिविल सोसाइटी में। और जो भी एक इम्प्रेशन है जो महिलाएं राजनीति में है, ऐसा इम्प्रेशन है कि गंदा एक इम्प्रेशन बनाया हुआ है कि महिला कुछ कर नहीं सकती, अगर महिला कुछ करिए उसको किसी का समर्थन चाहिए, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कुछ किया है। तो दे वर अफ्रेड, दे वर स्कैर्ड कि तुम किस दलदल में आ रही हो। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे कहा, तुम व्हाई यू डूइंग दिस। आई थिंक यू सेड इन अ इंटरव्यू दैट आपके हस्बैंड ने तो मना ही इनफैक्ट किया कि मत बिल्कुल, जाओ। हमारे काफ़ी इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हुए थे घर पर कि क्या यू हैव अ वेल सेटल्ड बिजनेस, भले ही छोटा है, तुम अपने क्षेत्र में ठीक ठाक कर रही हो, तुम्हारी एक एक जगह है, एक आइडेंटिटी है, तुम क्यों इसको करना चाह रही हो। और एक तो इतना अनसर्टेन फील्ड है, कहाँ तुम कल होगे, जैसे मैंने भी देखा, ये तो प्रूव हो गया, कहाँ तुम कल होगे पता नहीं था। तो वाई यू डूइंग दिस, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। तो हुआ 1-2 हफ्ते आर्ग्यूमेंट रहा। मैं तो फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो तुम कुछ दिन देख लो, ट्राई करके देखो, ट्राई कर लो, अगर नहीं होगा प्लीज़ कम बैक टू योर वर्क एंड चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग। तो ये होते होते बहुत बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए, बहुत कभी कभी ये भी हुआ कि यू हैव टू लीव एवरीथिंग, ये बिल्कुल आई हेट टू से द वर्ड, बेवकूफ़ी कर रही हो तुम। ये सब हुआ, फिर धीरे धीरे करके वो भी एडजस्ट करने लग गए। एक जब व्हेन यू गॉट द राज्यसभा एमपी टिकट एंड जब आपने शपथ ली और उसके बाद जब वो आप अपने घर गई मुंबई, तो तब क्या रिएक्शन था? दैट विल रियली इंस्पायर अ लॉट ऑफ वुमेन्स, बहुत लड़कियों को, महिलाओं को इंस्पायर करेगा। बहुत इमोशनल था, और ख़ास करके मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मैं मानती हूँ हस्बैंड ने तो सैक्रिफाइस जो किए, बच्चों ने भी बहुत किए। और मुझे याद है जब मैं मुंबई में फॉर्म साइन करने गई थी और हम लोग अपना नॉमिनेशन फॉर्म रख रहे थे, तो मेरे हस्बैंड बहुत एक्साइटेड थे, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बेटी स्कूल से जल्दी आ गई थी कि हम साथ में चलेंगे। अनफॉर्चुनेट था कि ओथ टेकिंग के समय पे वो लोग नहीं थे, क्योंकि कोविड का समय चल रहा था। पर जब मैं मुंबई गया, आई रिमेंबर वो लोग सब लाइव देख रहे थे राज्यसभा टीवी पर। और पापा, मेरे इन लॉज, एवरीबडी गॉट इमोशनल सिंपली बिकॉज दे फेल्ट कि इसने जो शुरुआत की, हम सब ने उसको कहा कि ये नहीं कर पाओगे, तुम्हें समर्थन नहीं मिलेगा, बट there I was and I was so grateful कि मेरी जो पार्टी है उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। नहीं, ये उन्हें मुझे सक्षम सोचा। आप देखिए, राष्ट्रीय स्तर की 2 पार्टीज हैं, वो किन रीजंस की वजह से आपको मौका देती हैं। या तो आप कहीं से आ रहे हैं, कोई जान पहचान आपने बनाई हुई हो, या आपकी कोई कास्ट आइडेंटिटी हो। मेरी पार्टी ने कुछ नहीं देखा, उन्होंने एक महिला देखी जो काबिल है, और उन्होंने मुझे वहाँ भेजा, और उसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी। और जब ये क्योंकि ये जब राज्यसभा नॉमिनेशन हुआ, उसके बाद पूरे गेम बदल गया, फैमिली के अंदर भी, फ्रेंड्स के अंदर भी। देखिए, जब आप पॉलिटिक्स में जा रहे होते तो बोलते व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम, वेस्टिंग योर टाइम, इट इज अ नॉर्मल सेइंग, व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम। भाई, आप कौन सा किसी बड़े गांधी परिवार से हो, आप कौन सा कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से हो कि आपको आके कोई सांसद बना देगा, आपको कोई विधायक बना देगा। Absolutely. आप कौन से बड़े एक्टर हो या फिर कौन से बड़े वोट इन्फ्लुएंसर हो कि आपको कर लेगा। लेकिन दिस हैपेंड। मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि थोड़ी आप इमोशनल भी हो रही थी, मैं इस बात को इसलिए आपसे ही करना चाह रहा हूँ कि महिलाओं के लिए देश की राजनीति में, किसी भी फील्ड में, सब फील्ड्स में अपने तरीके की कठिनाइयाँ रहती हैं, मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी, लेकिन महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स में कितना कठिन है? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है इसके ऊपर? देखिए, सबसे बड़ी कठिनाई तो ये होती है कि हमें हर स्टेप पर अपने आप को रीप्रूव करते रहना पड़ता है कि हाँ, मैं सक्षम हूँ, मैं कर पाऊँगी।
ये लोगों के मन में कन्विंस करना पड़ता है, अपने इर्द गिर्द लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। पहले तो बात वो है। दूसरी बात, विमेन आर अप फॉर सो मच कैरेक्टर असैसिनेशन। एक तो मैं बार बार कहती हूँ कि एक ज़माने में पिक्चर आती थी जैसे उड़ान, एक दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम होता था जहाँ पे एक महिला की एक एम्बिशन है, वो अपने एम्बिशन को पूरा करती है, IPS बनना चाहती है वो अपने एम्बिशन। हम वो देखकर बड़े हुए। और एक आजकल जो हम, आई एम सॉरी टू से, जो एक रोल बनाया हुआ है महिलाओं का टेलीविज़न पे कि या तो वो ईवल सास हैं या ईवल ननद है या ईवल जेठानी है, इस तरीके का किचन पॉलिटिक्स कर दिया है। उनके एम्बिशन को, जो एक सपना जो देखना चाहिए एक महिला को, वो कहीं ना कहीं नैरो डाउन हो चुका है। तो एक कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत अप फॉर इट। ट्रोलिंग जो होती है, ये होता है कि जल्दी से एक महिला को हम शांत कर सकते हैं। मुझे पता है कितने उदाहरण ऐसे हैं जो मेरे साथ युवा कांग्रेस में जुड़े थे, पर जिस तरीके से वर्क आवर्स होते थे, जिस तरीके से अनसर्टेनिटी होती थी, एक तो खैर पुरुषों के लिए भी कोई ऐसा डेडिकेटेड पाथ नहीं है, उनको भी ये लड़ाई लड़नी पड़ती है, पर कहीं ना कहीं महिलाओं के परिवार में ये सवाल उठता है। जी, कैरेक्टर असैसिनेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और हर व्यक्ति के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, आज के दौर के अंदर ये आसान एक टूल हो गया है? और आज क्योंकि सोशल मीडिया का तो इम्पैक्ट है ही, कोई भी रैंडम आप हैंडल क्रिएट करिए और उससे कुछ भी अफवाह किसी के बारे में फैला दीजिए, देन दैट पर्सन इज लायबल टू प्रूव दैट दिस इज रॉन्ग। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज में, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं बात कर रहा, देखिए वो कठिनाई बीजेपी में किसी महिला नेत्री को आ सकती है, कांग्रेस में भी आ सकती है, किसी चौथी पार्टी, तीसरी पार्टी में भी आ सकती है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? आई एग्री विद यू टोटली कि जहाँ तक महिलाएं, अगर आप उनको सक्रिय भाग लेना चाहते हैं कि उस और जुड़ें, भारी संख्या में जुड़ें, तो कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि क्या आपका सपोर्ट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, जब मैं कांग्रेस पार्टी में थी, सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव थी। कांग्रेस थोड़ी सोशल मीडिया में आने में थोड़ा उनको जो लेट आए, पर मैं ऑलरेडी एक्टिव थी वहाँ पर। तो कितनी बार ऐसा होता था कि फेक स्टोरीज चल जाती थी, फेक नैरेटिव बनता था, मेरी स्टॉकिंग, ऑनलाइन स्टॉकिंग होती थी, दैट पर्सन वुड नो माई मूवमेंट्स, तो मैं जाकर वो अकेली जाकर वो लड़ाई लड़ रही हूँ एंड आई एम होपिंग कि कुछ न्याय हो। तो इस तरीके से अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कमिटमेंट दें कि हमारी महिला नेत्री पे कुछ होगा, एंड अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये जेंडर का विषय है, जेंडर इक्विटी का विषय है, हम लोग एक मत होकर हम ये काम करेंगे। अब स्थिति ये है कि अगर प्रियंका चतुर्वेदी के साथ ट्रोलिंग होती है तो उस पक्ष की सारी महिलाएं चुप रहेंगी। तो इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बट आई कंटिन्यू टू बिलीव कि जब तक हम अब पॉलिटिकल पार्टीज में ये सीरियसनेस नहीं लाएंगे। अब तो 33% रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो हम उस रिजर्वेशन के लिए जाएंगे, पर उतनी महिलाएं भी तो पॉलिटिक्स में होनी चाहिए। एग्जैक्टली वो जो पाइपलाइन बनता है, जहाँ महिलाओं को ट्रेन करें, स्किल करें, उनको एक एम्पावरमेंट वाली फीलिंग दें कि हाँ यू आर केपेबल ऑफ गोइंग टू द पब्लिक एंड सीकिंग वोट्स, उनमें एक कॉन्फिडेंस जनरेट करें। और सिर्फ देखिए, ये सिर्फ 33% रिजर्वेशन की बात ही नहीं है। अगर आप उनको डिसीजन मेकिंग बोर्ड्स में डालेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में डालेंगे, सिलेक्शन कमेटी में डालेंगे, इलेक्शन कमिटीज़ में डालेंगे, तब जाकर एक महिला दूसरी महिला के बारे में सोच सकती है। वरना अब क्या है, महिलाएं अपने ही उसी पाए में लड़ाई लड़ रही हैं, उस पाए को बड़ा नहीं कर रही हैं, उसी में हम फंसे हुए हैं। तो हर राजनीति से जुड़ी हुई जो महिला है वो अपने पक्ष का राय पहले रखेंगी, ध्यान रखेंगी, फिर जाकर जेंडर इक्विटी की सोचेंगी। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। लेकिन जब आपने कांग्रेस छोड़ी और जब आप शिवसेना में गई, शिवसेना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, और जब अब शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, ये अलायंस आपके सामने ही टूटा। क्या आपको लगता है कि उद्धव जी ने पीछे भी कहा था एक बात कि नरेंद्र मोदी को मैं नरेंद्र भाई के नाम से एड्रेस करता हूं, ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो है लेकिन तलखी दोनों टॉप लीडर्स में उतनी नहीं है। क्या हम देख सकते हैं भविष्य में ये दोनों एक साथ एक बार दोबारा आए? आई थिंक ये सवाल अभी उद्धव जी से भी पूछा गया था, उन्होंने क्लियरली कहा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिन्होंने हमें 2 बार धोखा दिया हो, 2014 में दिया हो और 2019 में दिया हो, और फिर उसके बाद इस स्तर पे उतर गए। चलिए, उन्होंने हमेशा एक बात मानी, सम्मान करना एक आदमी का वो ठीक है, पर राजनीति में उनके साथ जुड़कर काम करना वो ठीक अब नहीं है। और उन्होंने ये तक कहा कि धोखा 2 बार तो हुआ ही, 2 बार मौका दिया, 25 साल से हम उनके साथ थे। हम ऐसा नहीं है हम उस समय पर उनके साथ थे जब वो सत्ता में थे, बगैर सत्ता की लड़ाई हमने लड़ी है, सबसे पुराना एलाय था।
अगर आपको दोनों तरफ का धर्म निभाना है, अलायंस का धर्म निभाना है, तो जिम्मेदारी सिर्फ हमारे पक्ष की नहीं है। हम भी राजनीति में हैं, पर एक सेकंड में बस ये कंप्लीट कर रहूँगी कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, पर साथ ही साथ ये क्लैरिटी है। दो जो मैंने 2014 और 19 का उदाहरण दिया, पर 2019 के बाद जब हमने कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस बनाया और एनसीपी के साथ हमने बनाया, जिस तरह की हमने बातें सुनी, आदित्य जी पे जिस तरीके के वार हुए, फिर उनसे के परिवार से रश्मि जी, उद्धव जी की जो धर्मपत्नी थी, बिल्कुल राजनीति से कनेक्टेड नहीं है, पर उनके ऊपर कितने हस्ताक्षेप किए, इस स्तर पे गिरे कि किसी भी तरीके का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, परिवार के ऊपर झूठे आरोप लग रहे थे। तो उससे बचना चाहिए था। अगर कोई एक ये दिखाते कि 25 साल का धर्म है, बहुत गहरी हो गई है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो पर्सनल हो गई है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है। मेरे पास जब मौका आया तो मैंने गृह मंत्री अमित शाह से भी सवाल पूछा और मैंने बोला कि उन्होंने बोला धोखा हमने नहीं दिया था अमीश देवगन जी, धोखा हमने नहीं दिया था, धोखा उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से हुआ था, अलायंस हमने नहीं तोड़ा था। ये क्या आपको लगता है कि जल्दबाजी हुई अलायंस तोड़ने की? अगर वार्तालाप संवाद होता तो शायद नहीं टूटता। देखिए, एक चीज़ कहूँगी, जिसने देश के ही साथ धोखा दिया हो तो जो अलायंस का धर्म है उनके साथ धोखा देने में इनको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। और मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबली बोल रही हूँ, आज देश के साथ धोखा हुआ है। 2014 से लेकर आज 24 में बैठे हैं, वही 4 गारंटीज मोदी जी बोल रहे हैं जो उन्होंने 2014 में कही थी। वही गरीबों के बारे में, वही युवाओं के बारे में, वही अन्नदाता के बारे में, वही नारी के बारे में। यही चारों गारंटीज उन्होंने तब भी दी थी 14 में, और वही रिपीट कर रहे हैं। तो यानी 10 साल में आप उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जो अपनी देश को धोखा दे सकते हैं, देश को धोखा देने के बाद कह देते हैं अरे वो तो चुनावी जुमला था, ये वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने कहा चुनावी जुमले होते हैं, तो वो अपनी पार्टी और अलायंसेस को तो कभी भी दे सकते हैं, स्पेशली अलायंस पार्टनर्स को। अब ऐसा तो नहीं है कि तलखी अमित शाह के साथ है और नरेंद्र मोदी के साथ नहीं ना, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहूंगी किसके साथ क्या है, बस ये सिंपल है। उस समय पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी थे 2019 में, और पार्टी के अध्यक्ष मेरे पार्टी लीडर हैं उद्धव ठाकरे जी थे। लेकिन दोनों के बीच संवाद कुछ होता है। अब ऑब्वियसली मीडिया और कैमरा के साथ तो हम करेंगे नहीं, अलायंसेस वैसे नहीं बनते हैं। बिल्कुल कहा गया था कि आप अगर पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो असेंबली कुछ ही महीनों में है, एक साथ बैठकर बात कर लेते हैं। बात हुई, कमिटमेंट हुआ, क्योंकि आपको 303 मिल गए, आपको लगने लगा कि अब हम सारे अपने अलायंसेस को भी खत्म कर देंगे, वो हमने होने नहीं दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि शिवसेना जब बनी थी, बाला साहब ने बनाई थी, तो एक वो कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कहते थे, मैं सब चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता। उनकी एक बहुत फेमस लाइन है कि कांग्रेस के साथ तो गठबंधन हम कभी नहीं करेंगे, और उन्होंने एक टिपिकल टर्म यूज़ करा था कि कुछ ऐसे लोग गठबंधन उनके साथ जा सकते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि वो ग्राउंड, बाला साहब की बात जब हम करें तो उस ग्राउंड पे भी ये अलायंस ठीक नहीं था? मैं आपको क्लियरली कह दूं कि आज अगर बाला साहेब जी होते, उन्होंने इस अलायंस को, नए अलायंस को आशीर्वाद दिया होता। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उस समय की जो परिस्थिति होती थी और आज की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. अडवाणी जी जैसे पार्टी लीडर्स थे जो अपनी वादों पे खरे उतरते थे। उसके अब जो लीडर्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, देशवासियों के साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, अलायंसेस के साथ भी कर सकते हैं। बार बार उनका वो स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है, पर ये भी याद किया जाए, जब डॉक्टर प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी थी, हम अलायंस में बीजेपी के साथ थे, हमने वो समर्थन दिया। जहाँ सत्य, जहाँ उन्होंने एक चीज़ हमेशा कही, अपने देश को सबसे ऊपर रखो, धर्म को ऊपर रखो, ट्रूथ को ऊपर रखो, सच्चाई को, और अगर कोई उससे अलग हट रहा है तो उसको बिल्कुल समर्थन करने की जरूरत नहीं है। बाला साहब का नाम तो अब शिंदे साहब ले गए। नाम ले सकते हैं, उनके काम कहाँ ले जाओगे? उनकी जो उन्होंने बाकायदा दशहरा रैली में, जो उन्होंने, उनकी लास्ट दशहरा रैली थी, उन्होंने क्लियरली ये स्पष्ट करके गए थे कि कौन इस पार्टी को लीड करेगा, कौन उनके यूथ विंग को लीड करेगा। यहाँ तक कि कहा था कि महाराष्ट्र की जनता, आप इनका ध्यान रखना, मैं ये जिम्मेदारी उनको छोड़कर जा रहा हूँ, इनका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो लेकर गए हैं और बाला साहेब जी का नाम लेते हैं बार बार, वो 2014 तक, 2014 से पहले एक नाथ शिंदे जी को ना ही पार्टी के उपनेता थे, ना पार्टी के नेता थे, उद्धव जी ने बढ़ाया। तो ये जो हवाला देते हैं बार बार बाला साहेब जी का नाम लेकर, उन्हें कितना उनके साथ काम किया है। दूसरी बात मैं कहूँगी, क्या बाला साहेब जी को ये मंजूर होता जिस तरीके से आज बीजेपी के साथ ये लोग अलायंस कर रहे हैं, उसमें आप सेकेंड या थर्ड पार्टी बनकर रह गए हैं? क्या बाला साहेब जी को ये मंजूर होता कि महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रीज आ रही थी, कमिटमेंट था,
वो दूसरे राज्य में जा रहा है, क्या उनको ये मंजूर होता? क्या बार बार दिल्ली दरबार के सामने घुटने टेक कर आप निर्णय लेते हैं? क्या उनको ये मंजूर होता कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता निर्णय लेते हैं कि उनकी पार्टी में क्या डिसीजन लिया जाएगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन संतरी बनेगा? कभी मंजूर नहीं होता। लेकिन जब ये पूरा सरकार गिरी और पार्टी टूट गई, तो इट वाज अ इमोशनल मूवमेंट फॉर उद्धव ठाकरे। एब्सोल्युटली, बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। और मैं ये भी कहूँ कि ही वॉज वेरी स्ट्रांग अबाउट इट। उन्होंने क्योंकि उस समय पर कुछ एमएलए सूरत गए थे। कई आरोप लगे उनके ऊपर कि वो सीएम हाउस नहीं आते थे, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में दिलचस्पी नहीं लेते थे, इस तरह के भी आरोप लगाए गए दूसरी तरफ से। आरोप और सत्य में बहुत अंतर होता है। आरोप तो आपको बैठकर मैं भी यहाँ पे लगा सकती हूँ बहुत सारी चीज़ें, पर मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहूँगी। आरोप तो आप भी झेले हुए हैं, हम सब ने झेले हैं, पर आरोप लगाना और सत्य में बहुत अंतर होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इमोशनल मोमेंट था, पर ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने जिम्मेदारी तब संभाली है जब वहाँ पे कोविड था। क्या खुद देश के प्रधानमंत्री नहीं कहते थे अपने घरों में रहो? क्या खुद देश के प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा 4 घंटे के अंदर अंदर उन्हें पूरे बंद करा दिया था पूरे देश को? तो अगर प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं और हम उसका पालन कर रहे हैं, और फिर भी हम पूरा कोविड मैनेजमेंट हमारा देश में ही नहीं दुनिया भर में सराहाया गया धारावी मॉडल। आपने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी सुनी होंगी कैसे डेथ को छुपाया गया था, ऑक्सीजन रिलेटेड डेथ्स हुई थी। महाराष्ट्र से आपने एक भी कहानी सुनी? इसलिए आज दुनिया भर में उनका जो धारावी मॉडल है स्टडी किया जाता है। सब चाह रहे थे कि किसी तरीके से आग लगा दे महाराष्ट्र में, नफरत की आग जो अभी सबसे ज़्यादा दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सरकार नापुंसक है, राज्य सरकार जो इस तरीके की विवाद कर रही है। तो ये तरीके आरोप लगा दो आप और बोलो कि इस वजह से हमने किया, इस वजह से किया, वो तो रीजंस ढूंढ रहे हैं गद्दारी करने के। जी, तो क्या एक नॉर्मल है कि ठाकरे जो हैं, आप तो फैमिली के साथ रहती हैं, तो मैं व्यूअर्स के लिए सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ठाकरे जो हैं वो किसी की सुनते नहीं हैं, उनमें एक स्टाइल है। तो एक डिजिटल व्यूअर्स के लिए एक ठाकरे एक स्टाइलिज्म है, तो महाराष्ट्र मुंबई के अंदर क्या है वो? इफ यू टॉक अबाउट द फैमिली। मैंने आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया और मैंने शिवसेना के साथ काम किया है, और मैंने बीजेपी के काफ़ी प्रवक्ता हैं, लीडर्स हैं, उनसे बातचीत रहती है मेरी। जिस तरीके से एक पारिवारिक माहौल कि तुम परिवार का एक हिस्सा हो, परिवार का एक सदस्य हो, और परिवार के लिए जो लड़ाई लड़ता है वो लड़ाई लड़ेगा। जी, तो ये एक सेंटिमेंट अब मुझ में भी है कि अगर कोई ऐसा उल्टा सीधा बोल दे तो मैं भी मुंहफट होकर जो मुझे बोलना है मैं बोल देती हूँ। तो यानी और एक सेंस ऑफ ये है कि अगर तुम कुछ भी गलत भी कर लोगे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बाला साहब की एक पर्सनालिटी थी, उद्धव जी की एक पर्सनालिटी है, उसमें एक डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं है कि बाप की तरह बेटा हो और बेटे की तरह मतलब कोई किसी को कॉपी करे, लेकिन उद्धव ठाकरे थोड़े शांत माने जाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में उनको गुस्सा भी आने लगा है थोड़ा। नहीं, गुस्से पहले से शांत ज़्यादा माने जाते थे। नहीं, अभी भी गुस्से से ज़्यादा वो काफ़ी शांत तरीके से बहुत ही अंडर द रडार रहकर भारतीय जनता पार्टी को जो महाराष्ट्र में चोट देने वाले हैं, जी, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हम भी 4 जून का इंतजार कर रहे हैं, और हम तो शुभकामनाएं भी देते हैं आपको, उद्धव जी को, कि भाई जो जितना बेहतर हो उतना अच्छा परफॉर्म करे और वो पार्टी जीते जिसको देश की जनता देखिए प्रेम देश से होना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण, देश की सरकारों से नहीं। ये हमेशा ध्यान रखें, देश की राजनीतिक पार्टियों से नहीं। देश सबसे ऊपर रहता है, देश के नीचे ही पर प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल देश के नीचे उनकी राजनीतिक पार्टी है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तो देश का ध्यान रख रहा हूं, लेकिन ये कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले, अब तो मंगलसूत्र तक बात पहुंच गई है। और मतलब किस तरह, अब तो ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स के लिए खास तौर पर कि ओबीसी, एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण लेके मुस्लिम्स को दे दिया जाएगा, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ है, जैसे जामिया मिलिया में हुआ है, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कर रही है। अगर देश में भी इंडिया अलायंस आया तो ये कर देगा। तो पता है कर्नाटका का जो चर्चा शुरू हुई है वो एच.डी. देवे गौड़ा जी ने ओबीसी कोटा में उनको डाला था। कन्वीनियंट मीडिया चैनल्स के लिए ये हो रहा है कि रिसर्च तो आजकल करता नहीं है, कोई तथ्य तो ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। मुझे आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को सब दे दिया जाएगा, किस आधार पे प्रधानमंत्री करें? कोई प्रधानमंत्री से ही पूछ रहा है? आपको क्या लगता है किस आधार पे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं?
आप लोग सब चला रहे हैं, मीडिया चैनल्स चला रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे, किस आधार पर आरोप है? वो तो नहीं, आरोप मैनिफेस्टो को देखकर कह रहे हैं, इसीलिए जिसमें बहुसंख्यकवाद की बात अच्छा, है, इसीलिए मैं आज नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आज कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर आई। इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस टू कैरी कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो, बट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि जनता के बीच में मैनिफेस्टो जाना चाहिए। ये जो झूठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकल रहा है, ये बहुत ही दर्दनाक है। पेज 6 और 7 है इनके मैनिफेस्टो का, जो इक्विटी की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है। आप मुझे इसमें कहीं भी दिखा दीजिए कि मुसलमानों को उठाकर सब दे दिया जाएगा, या किसी धर्म के आधार पर दे दिया जाएगा, या किसी जाति के आधार पर दे दिया जाएगा। मैं आपको इन्वाइट कर रही हूँ, ओपनली कह रही हूँ, पेज 6 और 7 है शायद इसका। हाँ, पढ़े मैंने 6 और 7। तो आपने जब पढ़ा है तो आप अपने चैनल पे अगर चलाते हैं तो आप झूठ फैला रहे हैं। लेकिन आप झूठ परोस रहे हैं। नहीं, पर चैनल पे तो हम जो बयान होते हैं वो दिखाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है अमीश जी, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप सब पत्रकार हैं, ठीक है, टीवी स्टूडियोज पे बैठे हैं, पर पत्रकारिता की डिग्री आपको मिली हुई है, मुझे नहीं मिली है। मैं एक व्यूअर हूँ, शायद मैं इतना रिसर्च नहीं करती हूँ जितना आप करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं हमारे जर्नलिस्ट वो होंगे जो हमें सत्य से अवगत करें। लेकिन एक फैक्ट तो ये भी है ना कि इसी मैनिफेस्टो में ये है कि बहुसंख्यकवाद हम नहीं चलने देंगे। बहुसंख्यकवाद क्या है? अगेन मैं पेज मेजॉरिटिज्म क्या है? 7 पे है ये, जी, जी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसको आप पढ़िए, इसमें कहाँ लिखा है कि मेजॉरिटी नहीं चलेगी। हमने कहा इट्स अ डिवर्स, इन्होंने कहा है कि इट्स अ डिवर्स नेशन और डिवर्सिटी को हम सेलिब्रेट करेंगे। तो क्या बहुसंख्यकवाद का शब्द है? नहीं है। मैं अगर इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं, है शब्द। नहीं, आप पढ़ लीजिए ना, इसीलिए मैं ये लेकर आई आज। मैंने कहा ये बार-बार मैं जाकर टेलीविजन चैनल पे उल्टा सीधा जाकर तो बोल क्या रहे हैं। आपको लगता है और मैं आपके जवाब मैं आपको बताती हूं के बाद क्यों बोला जा रहा है? इतना अटैक, इतना डायरेक्ट क्यों हुआ? सबसे पहले मेरा सवाल जो है, आई एम सॉरी, ये मीडिया से होता है कि आपको पता है आपने मैनिफेस्टो। नहीं, लड़ाई नहीं है। मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, मैं आपकी दर्शक हूँ जी। मैं शायद मुझे समय नहीं मिलता है पूरे दिन में, मैं ऑफिस में जाती हूँ, मैं छोड़िए मैं MP हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं दूसरे कामों में बिजी रहती हूँ। शाम को मैं जब टेलीविजन ऑन करूँ तो मैं देखूं कि मेरे पत्रकार ने सारा रिसर्च तथ्य किया होगा और उन्होंने फिर उस आधार पर न्यूज़ बुलेटिन चलाएंगे। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री से तीखे सवाल कहेंगे, या प्रधानमंत्री अगर नहीं बोले तो भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि भाई साहब किस आधार पर नरेंद्र मोदी जी ये सब बोल रहे हैं, कि हमने वो मैनिफेस्टो पढ़ा है उसमें कहीं। आप हमारा कार्यक्रम देखेंगे तो हमने लगातार पूछा है कि किस आधार पर बोल रहे हैं, कहां लिखा हुआ है। मैं आपसे पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, मैं कहने के चाह रही हूँ मीडिया हमारी बोल रही है, पर मीडिया क्या कर रही है? मीडिया के प्रधानमंत्री ने कहा सब कुछ मुसलमान को चला जाएगा। एक मिनट, आई नीड टू क्लियर दिस सिंपली बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है देशवासियों को ये जानना कि आज हमारे पत्रकार नहीं रहे हैं, वो लाउड स्पीकर हो गए हैं। वो जो प्रधानमंत्री ने कह दिया क्योंकि वो पॉपुलर हैं, और प्रधानमंत्री जो बोलते हैं बड़े अच्छे वक्ता हैं, तो उन्होंने बोल दिया तो सत्य ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं दूरी है। पर एनीवे, पर आपका आरोप है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आरोप नहीं है, मैंने आपको साबित कर दिया है। अच्छा, फिर प्रधानमंत्री के ये भी गलत बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जबकि सरकार थी 2006 में विज्ञान भवन में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भाषण दिया था कि नेचुरल रिसोर्सेज पर पहला हक जो है वो मुस्लिम्स का होगा, उनका लेजिटिमेट राइट बनता है। लेकिन मैं फिर उसी सवाल पे आ रहा हूँ, क्या आपको लगता नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर आप भी सिलेक्टिव बातों को पकड़ती हैं? विपक्ष का काम है सिलेक्टिव बातों को पकड़ना, सरकार का काम है अपनी सिलेक्टिव बातों को पकड़ना। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस भी कई बार, आपका अलायंस पार्टनर है, कांग्रेस भी कई बार लूज बॉल फेंकती है? अब सैम पित्रोदा, उदित राज, अब ये सब जब लूज बॉल फेंक रहे हैं तो अच्छा बीजेपी उसको नहीं कैच करेगी, दूसरा सवाल नहीं शॉट मारेगी। तो मैं इस पे भी आऊंगी, पर आपका दूसरा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट फेज के बाद ये क्यों बोल रहे हैं। मैं बताती हूँ क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि 10 साल के कार्यकाल में तो अपना काम बता नहीं पाए। क्या बता पाए गरीबी कितनी खत्म कर पाए? क्या आज तक जवाब दे पाए नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ है? क्या ये जवाब दे पाए कि MSMEs का उन्होंने कितना फ़ायदा किया है? क्या ये जवाब दे पाए कि आज इस देश में सिर्फ 1% के पास सारी वेल्थ है, बाकी सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या ये जवाब दे पाए कि किस तरीके से जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, बेरोज़गारी का वो है आंकड़ा है सबसे हाईएस्ट आप ही के कार्यकाल में हुआ? क्या वो महंगाई के बारे में जवाब दे पाए? क्या वो भ्रष्टाचार जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से चंदा दो धंधा लो वाला पूरा मॉडल था जो साबित हो चुका है, क्या उसका जवाब दे पा रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने उम्मीद की थी भगवान श्री राम के नाम पर अपनी राजनीति करेंगे। वो राजनीति अब उत्तर प्रदेश वाले भी कह रहे हैं कि ठीक है भगवान राम का मंदिर बना, 500 साल से ये लड़ाई लड़ी है, 2014 के बाद ये लड़ाई नहीं शुरू हुई। तो बना तो नहीं, बनाया किसने, किसके ऑर्डर पे बना? सुप्रीम कोर्ट। आज सारे हिंदू जाकर लीगल जुरिस्डिक्शन में जाकर उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। क्या आप श्रेय सिर्फ एक ही इंसान को देना चाहेंगे? 500 साल में जिन्होंने कुर्बानी दी कि भगवान श्री राम मंदिर बने, आप उनको नहीं देंगे?
आज हर हिंदू घर के आस्था का विषय था। बाला साहब ठाकरे ने एक बात बोली थी कि जब उनसे बीबीसी में सवाल पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं कि भाई आपका हाथ है बाबरी मस्जिद तोड़ने में, उन्होंने बोला हाथ नहीं मेरा पैर है बाबरी मस्जिद तोड़ने में। शिवसेना के लिए भी राम मंदिर बहुत बड़ा कोर इशू था, लेकिन अभी भी है, आप कह रही हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। आई एम सो हैप्पी आपने ये सवाल पूछा, मैं बड़ी खुश हूँ। मैं बताऊँ, चलिए किसी बात पे तो आप बाला साहब नहीं, मैं आपके हर सवाल से खुश रहती हूँ अमीश जी, क्योंकि जवाब देने का मौका मिल जाता है ना। जो इतने झूठ परोसे जाते हैं उसको सत्य लाना जरूरी होता है। पर चलिए मैं बताती हूँ, 2024 में बाला साहब जी ने जो उस समय कहा था आपकी अदालत में, 2024 को पार्लियामेंट के सेशन में जब भगवान श्री राम मंदिर के ऊपर चर्चा हो रही थी, मैंने उन्हीं के शब्दों को फिर से दोहराया कि ये हमारी पार्टी का योगदान रहा है। हम उससे ना भाग रहे हैं, ना हम बोलने से कतरा रहे हैं। नए अलायंस में रहकर भी हम गर्व से बोल रहे हैं हमने ये काम किया है। पहली बात। दूसरी बात, 2018 में चुनाव से 1 साल पहले उद्धव जी गए थे अयोध्या। वहाँ से उन्होंने कहा मैं ये संकल्प ले रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर निर्णय लेना पड़ेगा और मैं अपनी अलायंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करूँगा कि डेट तो तय होनी ही होगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई बहुत लड़ चुकी है जी, ये तय होना है 2019 में। और आप हमारे कोई भी संकल्प पत्र देखिए मैनिफेस्टो में, हमारे कोई मैनिफेस्टो में ये नहीं है राम मंदिर हमारे का होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं। ये हमारी आस्था और धर्म का विषय था। 2018 में गए, 2019 में हमारी सरकार जब बनी और न्यू अलायंस के साथ बनी, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने उसी समय पे ये निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का। वो बाकायदा राम मंदिर गए, हम लोग सब गए, भगवान श्री लल्ला के दर्शन किए, और हमारी पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने एक भव्य राम मंदिर के लिए डोनेशन दिया। वो नए अलायंस के ही साथ किया। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी धर्म और आस्था का विषय है, मेरी पार्टी के लिए भी वो है। हम वो ऐसे वोट नहीं मांगे। हाँ, अब इनविटेशन, अब नहीं, अब यही देखिए मजबूर हो गए वो। नहीं, देखिए यही सबसे ज्यादा झूठ फैलाया जाता है। और अगेन कोई उनसे पूछ नहीं रहा है। हमने बार बार हर प्लेटफॉर्म पे कहा है हमें इन्विटेशन नहीं आया, और आपने इन्विटेशन देने में आनाकानी की, राजनीति इन्विटेशन देने में भी की। एक वो इन्विटेशन मैं बताती हूँ, उद्घाटन से 3 दिन पहले आता है बाय पोस्ट। बाला साहेब ठाकरे जी की लेगेसी की आप बात करते हैं, उनकी पार्टी के जो मुखिया हैं आप उनको दरकिनार करते हैं। पर लिसन, बीजेपी विल नॉट डिसाइड कौन राम मंदिर आता है जाता है। ना तुम उनके ठेकेदारों धर्म के, ना तुम उस मंदिर के। हम बाकायदा वहाँ पर जाएंगे, और जब महाराष्ट्र में इनको धूल चटाने वाले हैं इस लोकसभा चुनाव में भी, हम अपने एमपीज के साथ हम लोग सब एक साथ होकर वहां पर जाएंगे, क्योंकि उस पे ताला नहीं। पहले चले जाते प्रियंका जी तो कैसे जाते पहले नहीं बनता। नहीं, क्यों पॉलिटिकल क्यों बनाऊं मैं? चलिए तब नहीं गए, आपने बोला इन्विटेशन 3 दिन पहले आया, लेकिन उसके बाद चले जाते 2-3 महीने हो गए अब तो। नहीं, मैं क्या आप लोगों से परमिशन लेकर हम लोग जाएंगे? क्या आप हमारी पार्टी निर्णय अमित शाह के एजेंडा पे करेगी? क्या नरेंद्र मोदी जी के एजेंडा पे करेगी? हम अपने एजेंडा पे चलेंगे, और हमें ना इन लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि कब राम मंदिर आना चाहिए, कब जाना चाहिए। भगवान श्री राम का जब बुलावा आएगा हम सबसे पहले वहां पर पहुंचेंगे। अच्छा, एक जो आखिरी दौर है ये कि संजय निरुपम का शिवसेना से क्या 36 का आंकड़ा है। मतलब वो काफी कुछ बोल रहे हैं आजकल, और मतलब वो रुक ही नहीं रहे हैं, ऐसा क्या है? आप देखिए 2 इंस्टेंसेस हो गए हैं, जिस थाली में खाते हैं छेद करते हैं। शिवसेना ने इनको 2 बार राज्यसभा भेजा है, वही शिवसेना ने जिनके लिए गाली देते हैं। इनके मुंह से सिर्फ गाली निकलती है, फिर भी हम उनकी बातों में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। फिर कांग्रेस पार्टी इनको क्योंकि टिकट नहीं देती है, उनके ऊपर भी अनाप शनाप बोलते हैं, इतना गंदगी से बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं कि जनता भी। और मैं आपको क्लियरली आज बताकर जा रही हूँ, मैंने उस समय भी कांग्रेस में काम किया है जब संजय निरुपम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर, मुंबई नॉर्थ की कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर, गुरुदास कामत जी वॉज वेरी मच अलाइव, वो पीछे पड़े हुए थे मुंबई नॉर्थ वेस्ट लड़ने को। अनफॉर्चुनेटली गुरुदास कामत का देहांत हो गया 2019 से पहले, तो इनको ये टिकट मिली। हारने का मार्जिन इनका बढ़ाया है कांग्रेस पार्टी का। हाँ, मतलब मुंबई नॉर्थ में भी रहकर एज अ मुंबई प्रेसिडेंट, मुंबई नॉर्थ में आपने 1 सीट देकर जिनको आपको देनी थी, आपका लूजिंग मार्जिन बढ़ाया, और मुंबई नॉर्थ वेस्ट में भी आपने छोड़ा। कांग्रेस की समस्या है कि चलिए संजय निरुपम कांग्रेस को खराब कर रहे होंगे, और शिवसेना के बारे में जिस मुंह से बोलेंगे ना उनको वैसा ही जवाब मिलेगा, क्योंकि ये वो बन गए हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। आई हैव टू से दिस।
लेकिन कांग्रेस की समस्या है, कांग्रेस अभी भी कई सीटों पे अपने कैंडिडेट नहीं दे पा रही है। अब अमेठी रायबरेली तक में नहीं दे पाई, तो क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस, महाराष्ट्र में भी कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दे पा रही है, तो कांग्रेस जो है मैं ये बात समाजवादी पार्टी से भी पूछ चुका हूं, आपसे भी पूछ लेता हूं कि कांग्रेस क्या पॉलिटिकल लायबिलिटी बन गई है इंडिया अलायंस के लिए? आई डोंट थिंक कोई भी पॉलिटिकल लायबिलिटी बनता है। जो लायबिलिटी पहले बीजेपी दिखती थी, अब एसेट बन गई है ना देश के लिए। नरेंद्र मोदी जी आपके लिए एक एसेट है ना। मीडिया के लिए तो खास करके भगवान श्री राम के बाद वही हैं। नहीं देखिए, आपकी तो ये मीडिया के साथ मैं तो इतने अच्छे से बोल रही हूँ, अच्छी बात है। भगवान श्री राम के बराबर का कोई हो नहीं सकता, उनके बाद कोई नहीं है, उन्होंने उनके आगे कहा कोई नहीं है, 10वां अवतार। उनका कोई भक्त अरे हो अरे सकता है। नहीं भक्त नहीं है। अरे आपने क्या कह दिया। वो भगवान श्री राम के मंदिर का में जो पूरा संभाल रहे हैं, आई एम सॉरी, उनका चंपत राय जी ने उनको भगवान का 10वां अवतार बोला है। मैं नहीं बोल रही हूँ, उन्होंने कहा है। बिल्कुल सम्मान से कहूँगी, चंपत राय जी ने मेहनत की है भगवान श्री राम का मंदिर बनाने में, पर उन्होंने कहा ये भगवान का 10वां अवतार है। मैं नहीं कह रही हूँ। बस मैं ये कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी जो कभी आपको एसेट, कभी लायबिलिटी, ऐसे 2004 और 14 के बीच में, 2004 में भी कहा गया था इंडिया शाइनिंग, और लायबिलिटी कांग्रेस पार्टी है, लायबिलिटी सोनिया गांधी जी हैं। नहीं, मैं ये सवाल मैं ये सवाल अपनी तरफ से अब वो हमने देखिए टिकट्स का देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बोलती हूँ, हमारी तरफ से तो टिकट्स का बंटवारा हो गया, अब निर्णय उनको लेना है। मुझे आप ये बताइए, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में उनके कैंडिडेट्स खड़े नहीं होना चाह रहे शिवसेना के खिलाफ, एमवीए के खिलाफ कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं उनको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, कहीं से इंपोर्ट करें। जो उनके बैठे हुए एमपीज हैं वो लड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये हालत है। अब तक उनकी 9 सीटें हैं, 48 सीट्स हैं, 9 सीटें जिस पे निर्णय नहीं हो पा रहा है, जूते चप्पल चल रहे हैं। पर सवाल हमसे पूछा जाता है कौन लायबिलिटी कौन एसेट। नहीं, मैं तो ये कांग्रेस के बारे में सवाल पूछा, आपने जवाब इस पे क्लियर नहीं दिया। मैं समझ सकता हूँ गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन इंडिया अलायंस का क्या भविष्य आपको दिखाई देता है? क्योंकि इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी के खिलाफ इंडिया अलायंस ने कैंडिडेट दे दिया है वायनाड के अंदर। अब ऐसी स्थिति के अंदर एनी राजा, डी राजा की धर्मपत्नी वहां से कैंडिडेट है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो वोटर होगा बोलेगा इंडिया अलायंस में जो अपने में ही एका नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा जब राहुल गांधी आपके सबसे बड़े अलायंस के नेता हैं, उनके खिलाफ ही कैंडिडेट दे दिया है। और वहां पर क्या कुछ बोला जा रहा है कांग्रेस के बारे में, राहुल जी के बारे में, अगर मैं सब बताऊंगा तो पूरा कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। 2024 में 4 जून को इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना रहा है। पीएम कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा देखिए, एक और चीज़ है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में प्रेसिडेंट कौन होगा वो स्पष्ट हो जाता है। प्राइमरीज होते हैं, पार्टीज डिसाइड करती हैं कौन उनका पीएम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और उनका दूसरी पार्टी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स डिसाइड करते हैं। 2 ही मेन पार्टीज हैं। इंडिया ने जो डेमोक्रेसी का मॉडल अपनाया है, वो पार्लियामेंट्री मॉडल जो अपनाया है, वो ब्रिटिश मॉडल है। ब्रिटिश मॉडल में ये बहुत क्लियर है कि कैंडिडेट्स एमपीज जनता एमपीज को भेजती है, फिर एमपीज ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ डिसाइड करता है कौन। हमने मिली-जुली सरकारें देखी हैं जो बैसाखी के सारे चलती हैं, जिसमें अरे आपने वो नहीं देखी सरकार जो माइनॉरिटी में रहकर लिबरलाइजेशन लाई देश में। सरकार देखी कि नहीं देखी? उसमें कांग्रेस बहुत मजबूत थी, कांग्रेस की 250 सीटें माइनॉरिटी में थी। हाँ, नरसिम्हा राव, हाँ, मैं पर देखिए, पर जेएमएम माइनॉरिटी में थी। शिबू सोरेन वाला नहीं, मैं जेएमएम वाला कांड भी हुआ, लिबरलाइजेशन की बात कर रही हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह एफएम थे। नहीं, हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एफएम थे, नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने बाकायदा ये लिबरलाइजेशन लाई, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। अब मैं आपको न्यूक्लियर ट्रीटी का बताती हूँ। वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, पूरे देश ने वाह की, दुनिया भर में बैन लग गए। न्यूक्लियर ट्रीटी किसके अंतर्गत साइन हुई? वही अलायंस वाली सरकार के बीच में। जब वाजपेयी जी निकल गए, हमने इंद्र कुमार गुजराल, देवेगौड़ा, वीपी सिंह वाली सरकार। तो आप इंद्र कुमार गुजराल वो देश को वही वाला एरा क्यों दिखाना चाहते हैं? ये एरा क्यों नहीं दिखाते हैं जहाँ पर एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट, उसमें सिंगल पार्टी तो मजबूत थी ना? पर नहीं, सिंगल पार्टी तो हो सकता है, सिंगल पार्टी जब मैं कहूँ सरकार बना रहे हैं, कोई एक पार्टी तो मजबूत होकर उभरेगी ना। तो वाई यू अंडर एस्टिमेटिंग के जो अलायंस, और बल्कि अलायंस वाली सरकार में एक उद्धव जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, नहीं दिखा रहे हैं नहीं, ओपिनियन पोल्स कुछ भी दिखा सकते हैं। इंडिया शाइनिंग के समय पे भी ओपिनियन पोल्स जो दिखाते थे। आई एम सॉरी, आजकल ऐसा हो गया ना, जो ओपिनियन पोल भी कर रहे हैं उनका भी एक ओपिनियन है, और वो ओपिनियन वो चाहते हैं कि वो वही इको चेंबर में रहे। देश में कई सारे ओपिनियन पोल्स बहुत हुए हैं, और अधिकतर ने बोला पता है कुछ तो पोल ऐसे हुए हैं जहां 543 सीट से भी ऐसा तो मुझे कोई ध्यान में नहीं आता। नहीं, अभी एक पोल हुआ था, पोल ऑफ पोल्स में मैंने देखा, आई डोंट नो कौन सा वाला पोल था उसमें से, पोल ऑफ पोल्स में, जहां पे लगता है पाकिस्तान की भी सीट्स इंक्लूड कर दी थी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। तो एनीवे, द जोक्स असाइड,
बहुत सारे ओपिनियन पोल्स आते हैं जाते हैं, जनता का अगर आप मूड देखेंगे फेज़ 1 में ही आपको स्पष्ट हो गया होगा क्यों मोदी जी हिंदू मुसलमान पे उतर आए हैं। बहुत स्पष्ट हो गया क्यों झूठ पे उतर आए हैं। अब आप बोलती हैं हिंदू मुसलमान पर, लेकिन मुझे फिर बाला साहब की एक बात याद आती है। मैं Please. बाला साहब मुसलमानों का तो वोटिंग राइट भी लेना चाहते थे। नहीं, उन्होंने बोला था ये बिल्कुल कहा था, बिल्कुल। और पता है एक और बात बताऊं जी, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कार्रवाई की थी, बिल्कुल की थी। आपको पता है। और भगवान श्री राम का जैसे ही नाम लेते थे तभी भी करते थे। हालत अभी ये भी हो गई नोटिस हुआ है वैसे। प्रधानमंत्री नोटिस होने से क्या होता है, प्रधानमंत्री जी ने बकायदा झूठ फैलाया है, परोसा है भगवान श्री राम के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, और बैलेंस कर। और पता है देश में पहली बार हुआ होगा कि 21,000 से ज़्यादा देश के इंडिविजुअल्स ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्टली लिखा कि एक्शन लिया जाना चाहिए। देश के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में लोगों ने कहा एक्शन लीजिए जी। पर उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने बैलेंस करने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी एक नोटिस भेज दिया। अरे क्यों डर रहे हो प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री तो आते हैं जाते हैं, डरते तो देश को तो ऊपर रखो, देश की संस्थाओं को तो ऊपर रखो, जी। देश की एजेंसीज को तो इंडिपेंडेंट रखो, क्यों घुटने टेक रहे हो? और मैं आपको बता दूं 2024 में सरकार बन रही है और जिन जिन ने घुटने टेके और जो उनके पैर में गिड़गिड़ा कर पड़े हुए हैं, जिन्होंने एजेंसीज का धर्म नहीं निभाया, अपनी ओथ का धर्म नहीं निभाया, जिन्होंने जर्नलिज्म का धर्म नहीं निभाया, उन सबको धर्म निभाना फिर से सिखाएंगे। तो मतलब ये धमकी है ना, या अरे वार्निंग है? धमकी क्यों कहूँ, मैं कहूँ आज अगर मेरे देश की एजेंसीज जी, अपने घुटने टेक देती हैं, वो मेरे देश हित में नहीं है, मेरे देश के खिलाफ काम हुआ है। अगर पत्रकारिता को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं तो वो जो काम करती हैं, मैं आपको नहीं कह रही, मैं किसी को धमकी नहीं दे रही हूँ, तो उनको पत्रकारिता का धर्म क्या होता है? एक लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए ना। आज आपने देखा वाजपेयी जी के समय पर जब मीडिया चैनल्स तब भी थे। अरे यूपीए के कार्यकाल में देखिए सबसे ज़्यादा मीडिया चैनल्स तभी बने थे क्योंकि इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने मेड लाइसेंसिंग ईजी एंड मेड ब्रॉडकास्टिंग ईजियर। कौन सा ऐसा चैनल था जिस पे स्कैम्स के बारे में रोक लगाई होगी कि नहीं बोल सकते आप, या अगर आप बोलेंगे तो हम किसी ना तरीके से अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी मानकर हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे बाकायदा चैनल्स बंद कर दिए जाते हैं, चैनल्स पे एक हफ्ते का बैन लग जाता है। तो ये ध्यान दिलाना पड़ेगा कि भाई साहब आपकी भी रीढ़ की हड्डी है, तो मीडिया मीडिया अपनी मैं क्योंकि आपने मीडिया पे बोला और मैं तो एजेंसीज के मैं बारे में खुद बोला। एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मीडिया की रीढ़ की हड्डी है। अब बाकी याद किसी को दिलाना नहीं जानता चाहती है, हूँ लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी, हम रीढ़ की हड्डी सशक्त होके सवाल मैं एक सॉरी अमीश गृह मंत्री से भी पूछते हैं, नहीं प्रधानमंत्री से भी पूछते हैं। मुझे एक डेटा बस आपके सामने लाना पड़ेगा क्योंकि आपने कहा आप लोग सवाल पूछते हैं। तो एक अभी इस पे काम हुआ था कुछ दिन पहले कि कितने चैनल्स ने कौन से डिस्कशन किए, और अमीश जी आपका ही सबसे पहले रखूंगी। टोटल 49 डिस्कशंस हुए जो उन्होंने मैप किए हैं, जिसमें से प्रो मोदी 15 हैं, एंटी ऑपोजिशन 25 हैं। तो आप खुद देखिए ना कि लेवल पे, मैं आपकी पत्रकारिता पे सवाल नहीं उठा रही, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हूँ। अब पता नहीं किसने रिसर्च करी, क्या करी, हमने तो कल भी सवाल पूछा है सरकार से। फिलहाल आजादी है बोलने की इस देश के अंदर, और आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं और आपका पूरा अधिकार है। आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आई और आपने कई सवालों का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया, एंड थैंक यू सो मच। और इस चुनाव के लिए आपको ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपकी पार्टी चुनाव में जा रही है और जो भी बेहतर हो वो चुनाव जीत कर आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अमीश, थैंक यू।